दोस्तों, स्वागत है आपका रंकायन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रशांत पूजा और हम पढ़ रहे हैं ग्राम समाज एवं विकास। जैसा कि आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश की कृषि व्यवस्था के बारे में हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली सभी मिट्टियों के बारे में और वहाँ पर पैदा होने वाली फसलों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। और मिट्टी को किस प्रकार से प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो वायु अपर्दन हो या फिर वो जल अपर्दन हो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे राज्य में फसल उत्पादन के बारे में कि हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की फसलें पाई जाती हैं और उनके उत्पादन का किस प्रकार से ऑर्डर चल रहा है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अलग अलग मौसमों में उगाए जाने वाले फसलों के आधार पर उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलों की खेती होती है। ठीक है ना। देखिए, जैसे मैं यदि बात करूं तो 12 महीनों में अलग अलग प्रकार का मौसम आता है। एक आता है शीत का, ठंड का और गर्मी का मौसम आता है। तो अलग अलग मौसमों में अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है ना। तो उसके आधार पर हमने 3 प्रकार से फसलों का डिवाइडेशन किया, यानी कि वितरण किया है। पहला है रबी की फसल, दूसरा है खरीफ की फसल और तीसरा है जायद की फसल। दोस्तों, हम यहाँ पर देखेंगे कि रबी की फसल का टाइम पीरियड कितना होता है और रबी की फसल में कौन कौन सी फसल आती है। और दूसरे में देखेंगे कि खरीफ की फसल का टाइम पीरियड क्या होता है और कौन कौन सी फसलें खरीफ की फसल में आती हैं। और तीसरा टॉपिक है जायद की फसलें। जायद की फसलों का टाइम पीरियड कब होता है और कौन कौन सी फसलें जायद की फसल में आती है। यह भी लेक्चर काफ़ी आसान होने वाला है, तो बस आप लोग ध्यान से इसको सुनते जाइए, आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं रबी की फसल। तो उत्तर प्रदेश में रबी की फसलें मुख्य रूप से शीतु ऋतु में, यानी कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मध्य बोई जाती हैं। और विशेष तौर पे जो रबी की फसल होती है वह गेहूं की फसल होती है। धान की फसल की कटाई होने के बाद रबी की फसल बोई जाती है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दोस्तों, सबसे अच्छा अक्टूबर और नवंबर में इस फसल का बोया जाना माना जाता है। लेकिन यदि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक भी रबी की फसल को आप बो देंगे तो अच्छी पैदावार होगी। तथा फरवरी से मध्य अप्रैल तक काटी जाती है। आपसे प्रश्न पूछता है कि रबी फसलों की बुआई कब होती है और आपके वहाँ पे ऑप्शन देंगे। तो यदि ऑप्शन अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक मैच करेगा तो वह रबी की फसलों की बुआई का करेक्ट ऑप्शन है। और इसके बाद अप्रैल से लेके, यानी कि फरवरी से लेकर मध्य अप्रैल तक, यानी कि 15 अप्रैल तक इसकी कटाई हो जानी चाहिए। इन फसलों को औसतन कम वर्षा या जल एवं औसत तापमान 18 से लेकर 21 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जो रबी की फसल होती है वह उत्तर प्रदेश में उस समय ठंड का मौसम होता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक और फरवरी से लेकर मध्य अप्रैल तक उत्तर प्रदेश में ठंड का मौसम रहता है। यानी कि रबी की फसल के लिए 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान की जरूरत होती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर एवं आलू रबी की प्रमुख फसलें हैं, जिनका विवरण यहाँ पर निम्न तरीके से दिया गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कुल कृषि योग्य क्षेत्र में लगभग 24% भाग पर गेहूं की खेती होती है। मैं यदि आपसे बात करूं तो रबी की फसल के टाइम में जो गेहूं की फसल होती है, यदि 100 एकड़ में गेहूं की फसल हो रही है तो वहां पर 24 एकड़ में सिर्फ गेहूं की फसल होगी। और जो फसलें हैं जैसे कि जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, मसूर हो गया, आलू हो गया, वह शेष यानी कि 76 में उसकी खेती होती है, लेकिन 24 में अकेला गेहूं की ही खेती होती है। उत्तरी पर्वतीय एवं दक्षिणी पठारी क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों में गेहूं की खेती होती है। दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो पठारी क्षेत्र होते हैं, जो ढलान का क्षेत्र होता है, वहाँ पर तिलहन या फिर दलहन की फसल अधिक होती है। तो इसलिए पठारी क्षेत्रों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में गेहूं की खेती होती है। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है और गेहूं में 12% प्रोटीन विद्यमान रहता है। आपसे पूछ लेगा कि सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर भारत के कौन से प्रदेश में होता है, तो बेहिचक आप लोग उत्तर प्रदेश पर टिक मार सकते हैं। और यदि आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में गेहूं में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, तो 12% यहाँ पर प्रोटीन पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन गोरखपुर जिले में होता है। इसके अलावा मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, इटावा, कानपुर, फर्रुखाबाद एवं फतेहपुर जिलों में गेहूं की खेती होती है। ये आपसे कभी नहीं पूछने वाला है। आपसे प्रश्न यहाँ से आएगा कि उत्तर प्रदेश का देश में कौन सी फसल में प्रथम स्थान है, तो गेहूं पे आप लोग टिक लगा सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश का जो गेहूं के उत्पादन में स्थान है प्रथम स्थान है। और उत्तर प्रदेश की जो भूमि है उस पर 24% भूभाग पर गेहूं का पैदावार होता है।
तो और गेहूं में 12% प्रोटीन पाया जाता है। तो और मैं यदि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में से आपसे पूछूं कि सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन से जिले में होता है, तो गोरखपुर, ठीक है ना, गोरखपुर जो काफ़ी फेमस भी चलता रहता है अपने आप में। उसके बाद क्रमशः अनेक जिलों के नाम दिए गए हैं जिसको आप लोग को याद नहीं करना है। राज्य के पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी जिले, ठीक है ना, जो कि पूर्वांचल साइड के जिले हैं, जिलों में वर्षा की अधिकता के कारण गेहूं का उत्पादन कम होता है। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि गेहूं के उत्पादन में अधिक वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ टेम्परेचर का थोड़ा सा मैटर होता है, जो कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक की आवश्यकता होती है। और इसमें सिर्फ यदि 2-3 बार भी अच्छे से पानी मिल जाए तो जो रबी की फसल होती है, जो रबी में मुख्यतः गेहूं की फसल मानते हैं, वह काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब बात करते हैं चना की फसल। यह उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उगाई जाने वाली दलहन फसल है। दोस्तों, जो चना की फसल को दलहन की फसल कहते हैं क्योंकि इससे दाल बनाया जाता है। इसकी खेती राज्य के उन क्षेत्रों में होती है जहां हल्की दामोट तथा शुष्क मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। यह फसल नदियों के अफवाह क्षेत्र में यानी कि अवसादी क्षेत्र में नहीं होता, जहां पर शुष्क मिट्टी पाई जाती है, यानी कि पठारी क्षेत्रों में तिलहन और तिलहन की फसल अधिक होती है। चने के लिए 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा तथा बुआई के समय 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं सरसों की। यह उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक उगाई जाने वाली तिलहन फसल है। सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। यह इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे प्रश्न पूछेगा कि सरसों के उत्पादन में पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। इसकी खेती स्वतंत्र रूप से या गेहूं, मटर और जौ के साथ मिश्रित रूप में भी होती है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि गेहूं की फसल में ही सरसों थोड़ा सा मिला के वहाँ पर बो देते हैं, चना की फसल के साथ सरसों को बो देते हैं, ठीक है ना। तो सरसों की जो खेती होती है वह दूसरे फसलों के साथ मिश्रित रूप से भी हो जाती है। सरसों की खेती के लिए बीजारोपण दर 5 किग्रा प्रति हेक्टेयर पाया जाता है। यदि आपसे पूछ ले कि जो सरसों है वह कितने हेक्टेयर, सरसों की जो फसल है 1 हेक्टेयर में कितने केजी सरसों की आवश्यकता होगी, तो आंसर होगा 5 केजी। इसके प्रमुख उत्पादक जिले गोंडा, बहराइच, मिर्जापुर, सोनभद्र, कानपुर, सीतापुर, सहारनपुर, एटा, मेरठ, अयोध्या, इटावा, सुल्तानपुर, मथुरा, अलीगढ़ एवं बुलंदशहर आदि हैं। जिलों के नाम आप लोग को बिल्कुल याद नहीं करना है। इससे 2 प्रश्न बन सकते हैं कि सरसों की खेती मिश्रित रूप से हो सकती है दूसरे फसलों के साथ आपस में मिला के, और प्रति हेक्टेयर 5 किग्रा इसकी बुआई होती है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूरे भारतवर्ष में जो सरसों का पैदावार अपने उत्तर प्रदेश में दूसरा सबसे सर्वाधिक ऐसा हमारा प्रदेश है जहां पर सरसों का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ठीक है ना। तो सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है उत्तर प्रदेश के सरसों के उत्पादन में। अब दोस्तों बात करते हैं जौ। इतिहास के मिले साक्ष्यों के अनुसार जौ सबसे पहला यानी कि सबसे पुराना ऐसी उपज है जो कि इसके साक्ष्य पाए गए हैं, जौ की खेती। उत्तर प्रदेश का जौ के उत्पादन में दूसरा स्थान है। सरसों की ही भांति जौ के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। राज्य में जौ का उत्पादन मुख्य रूप से शुष्क एवं काम्प मिट्टी क्षेत्र में होता है। जौ को वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, मऊ, गाजीपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़ आदि जिलों में पैदा किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं खरीफ की फसलें। खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसल आते हैं, सबसे पहले उसको आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन देके आपसे पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल है। तो कपास होता है ना, जिससे कि हमारे कपड़े भी बनते हैं। कपास, चावल, जूट, गन्ना, ज्वार, मूंगफली, अरहर, मक्का, बाजरा, सनई आदि प्रमुख खरीफ की फसलें हैं। और खरीफ की फसलों के लिए सामान्यतः अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश राज्य में खरीफ फसलों को मानसून आगमन के समय अर्थात मई से जुलाई के मध्य बोया जाता है। दोस्तों, जो धान की खेती होती है, जो खरीफ की खेती होती है, जब उत्तर प्रदेश में मानसून आता है यानी कि गर्मियों के बाद जब मानसून आता है, मई से लेके यानी जुलाई तक के मध्य बोया जाता है तथा मानसून लौटने के पश्चात सितंबर अक्टूबर के मध्य काट लिया जाता है। जून से लेकर जुलाई में इसको बोया जाता है और यहाँ पे सितंबर से अक्टूबर के मध्य इसको काट लिया जाता है। फिर इसके बाद रबी की फसल बोई जाती है।
इन फसलों के लिए अधिक ताप एवं जल की आवश्यकता होती है। मैंने आपको बताया कि जो खरीफ की फसल होती है इसके लिए अत्यधिक बरसात की आवश्यकता होती है, लगभग 100 सेंटीमीटर से अधिक। उत्तर प्रदेश राज्य का चावल उत्पादन में दूसरा स्थान, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य का चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है। राज्य की लगभग 18% कृषि योग्य भूमि पर चावल की खेती होती है, और गेहूं की हमने 24 पढ़ी थी, लेकिन चावल 18% भूमि पर ही चावल की खेती होती है। राज्य में धान की बुआई मई से जून या फिर जुलाई माह में होती है तथा इसे सितंबर से अक्टूबर के मध्य तक इसको काट लिया जाता है। दोस्तों बात करते हैं चावल। धान की छींटकर बुआई हेतु 40 से 100 किग्रा प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। वहीं चावल की 19 बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर 15 किग्रा होती है। जाबो एक ग्रामीण खेती है, नागालैंड के अंगानी जनजातियों में प्रचलित है। इस विधि से चावल की खेती होती है। इसे बोते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा पकते समय 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। इसे 75 से लेकर 125 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल की खेती के लिए चिकनी उपजाऊ या दमोट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इतने विस्तार से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ 2-3 बातों का यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बोते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा पकते समय 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, इसे 75 से लेकर 125 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और चावल की खेती के लिए दोस्तों दमोट मिट्टी जो होती है वो सबसे उपयुक्त होती है। अब हम बात करते हैं पटसन अर्थात जूट की। तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र जो हैं तथा सरयू और घाघरा नदियों के दोआब क्षेत्र में जूट की खेती होती है। तराई का मतलब कि नदियों के आसपास का क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में यह फसल जून जुलाई महीने में बोई जाती है, क्योंकि यह खरीफ की फसल है तो मानसून आने के साथ ही इसकी बुआई होती है और मानसून के लौटने के पश्चात इसकी कटाई होती है तथा सितंबर अक्टूबर के महीनों में इसकी कटाई होती है। अब दोस्तों बात करते हैं गन्ना की। यह राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नकदी या व्यावसायिक फसल है। दोस्तों व्यावसायिक फसल का मतलब क्या होता है कि इस फसल के उपयोग से हम कोई और चीज़ भी बनाते हैं। कुल कृषि योग्य भूमि के 13% भाग पर गन्ना बोया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यह एक मुख्य फसल है। सर्वाधिक उत्पादन के कारण ही उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा कहा जाता है। देखिए गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही इतना अधिक होता है कि उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा बोला जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन बहुत अधिक होता है। यहाँ गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपसे प्रश्न पूछेगा, इंपॉर्टेंट है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ईख की अर्धसाली किस्म की फसल अवधि 18 माह की होती है, यानी कि 1.5 साल की। इसकी खेती के लिए 20 से लेकर 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 100 से लेकर 200 यानी कि धान से भी अधिक पानी की आवश्यकता होती है तथा चिकनी दमोट मिट्टी, जहाँ पर धान के लिए जो मिट्टी उपयुक्त होती है वही मिट्टी गन्ने के लिए भी उपयुक्त होती है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन के 2 प्रमुख क्षेत्र, एक तराई क्षेत्र एवं गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है। तराई इलाके में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होने से यहाँ की नमी की मात्रा बनी रहती है। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि गन्ने की फसल के लिए अत्यधिक वर्षा या फिर नमी की आवश्यकता होती है, और यह दोआब क्षेत्र यानी कि नदियों के आसपास के क्षेत्रों में नमी सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए वहाँ पर गन्ने की फसल अच्छी होती है। दोस्तों बात करते हैं कपास की। उत्तर प्रदेश में जो कपास की खेती होती है वह गंगा यमुना दोआब यानी कि इसके क्षेत्र में रुहेलखंड एवं बुंदेलखंड में सिंचाई के माध्यम से होती है, क्योंकि कपास के लिए पानी चाहिए और बुंदेलखंड में पानी की समस्या काफ़ी अधिक है। तो उत्तर प्रदेश में कपास की खेती गंगा यमुना के दोआब में तो होती ही होती है, लेकिन रुहेलखंड और बुंदेलखंड में पानी मतलब कि मानव के द्वारा पानी की सुविधा करके वहाँ पर भी खेती होती है। इन क्षेत्रों में कपास की विभिन्न किस्में जैसे यूपी देसी, थालेरा तथा पंजाब अमेरिकन उपजाई जाती है। राज्य में इसकी खेती मुख्यतः मैथी, मूंग, तोरिया, बरसीम, क्लोनग इत्यादि के साथ होती है। इन सबको आप लोग बस एक नज़र देख सकते हैं। कपास की बुआई जून जुलाई में होती है। जैसा कि आपको पता ही है कि कपास जो होता है वह खरीफ फसल होता है, तो उसकी बुआई मानसून आने के साथ ही होती है, ठीक है ना, तथा अक्टूबर नवंबर में इसकी चुगाई भी कर ली जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं जायद की फसलें।
उत्तर प्रदेश राज्य में जायद फसलों की खेती रबी एवं खरीफ फसलों के मध्यवर्ती समय में होती है, अर्थात रबी और खरीफ की फसलों का जो बोने और काटने का समय होता है उसके बीच में इसकी खेती होती है। जायद की फसलों के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है। जायद की फसलों को मार्च में बोया जाता है तथा जून में काटा जाता है, ठीक है ना। मार्च में बोया जाता है तथा जून में काटा जाता है। कौन सी फसल? जायद की फसलों को। जायद के प्रमुख फसलों में तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, मूंग, लोबिया आदि आता है, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार की फसलों में तापमान की अधिक आवश्यकता होती है। तरबूज एवं खरबूजा के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में तरबूज जायद की फसल है। तेज तापमान एवं बलुई मृदा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि तरबूज एवं खरबूजा जो होता है वह बलुई क्षेत्र में अधिक पाया जाता है, अर्थात नदियों का जो दोआब होता है, नदियों के आसपास का जो क्षेत्र होता है जहाँ पर बालू की मात्रा जहाँ पर अधिक होती है वहाँ पर तरबूज एवं खरबूजा गर्मियों के मौसम में उगाए जाते हैं। अम्लीय भूभाग पर इसे आसानी से उगाया जा सकता है। इसकी खेती राज्य में गंगा, गोमती एवं जो है बस सरयू नदी घाटी के क्षेत्रों में अधिक की है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नदियों के दोआब के क्षेत्र में इसकी खेती अधिक होती है। पूसा रसदार खरबूजा की उन्नत किस्में हैं, इसकी कोई विशेष महत्व नहीं है। अब बात करते हैं ककड़ी एवं खीरा। यह जायद फसल सामान्यतः बलुई मिट्टी अथवा दमोट मिट्टी में उगाई जाती है। दोस्तों दमोट मिट्टी में हमने देखा कि धान और गन्ने की फसल भी अच्छी होती है। इसकी खेती विशेष रूप से ग्रीष्म काल में अर्थात गर्मियों के दिनों में होती है। इसमें जल की अधिकता के साथ पर्याप्त पोषक तत्व, खनिज एवं विटामिन मिलते हैं। इसकी खेती राज्य के लगभग सभी जिलों में होती है, क्योंकि जो दमोट मिट्टी है तो वह राज्य के हर जिले में पाई जाती है। तो ककड़ी एवं खीरा को आप लोग समझ सकते हैं, यह काफ़ी आसान है। दोस्तों बात करते हैं राज्य में बागवानी कृषि का विकास। हमने वहाँ पर तीनों प्रकार की जो अपनी कृषि थी, और चाहे वो खरीफ हो, रबी हो, जायद हो, सब कुछ को विस्तार से देख लिया। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश में उद्यान की खेती की विकास की असीम संभावनाओं को देखते हुए कब सन 1974 में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना हुई थी। आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में बागवानी कृषि के विकास के लिए 1974 में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना हुई थी। तो 1974 आप लोग याद रखेंगे। राज्य की विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों का मूल्यांकन करने के पश्चात विभाग के द्वारा लखनऊ, प्रयागराज, बस्ती, सहारनपुर एवं झांसी में औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं कि कौन सी फसल कहाँ पर अच्छी होगी। उसके लिए 1974 में एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई है। लखनऊ केंद्र आम के लिए एवं प्रयागराज केंद्र अमरूद के प्रशिक्षण प्रयोग संबंधित कार्य होता है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि लखनऊ का जो लंगड़ा आम है वो काफ़ी फेमस है और प्रयागराज का जो अमरूद है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। राज्य में आम, अमरूद एवं आंवला के उत्पादन एवं क्षेत्रों में बढ़ोतरी हेतु सहारनपुर, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, प्रतापगढ़, वाराणसी, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, यहाँ पर विभिन्न जिलों के नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इन क्षेत्रों में सरकार के द्वारा नए उद्यानों के रोपण एवं पुराने उद्यानों के विकास हेतु अनुदान दिया जाता है। और दोस्तों उद्यान मतलब होता है बगीचा, जहाँ पर बागवानी होती है और अच्छे अच्छे जो पौधे होते हैं वहाँ पे लगाए जाते हैं, जिससे कि हमें फल वल मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान मिशन के अंतर्गत 25 जिलों में फल, शाकभाजी, पुष्प, मसाला व औषधि फसलों के क्षेत्र में उत्पादन हेतु विशेष कार्यक्रम किया जाता है। ठीक है ना। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत सरकार आदर्श पौधशाला, छोटी पौधशाला, प्लांट हेल्थ क्लिनिक, प्री कूलिंग और यहाँ पर कोल्ड स्टोर, कंटेनर, पैक हाउस, राइपिंग चैम्बर इत्यादि की स्थापना के लिए 50% का अनुदान देती है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि कोई प्राइवेट आदमी भी यदि कोल्ड स्टोर खोल रहा है तो उसकी लागत को 50% जो है सरकार हार्टिकल्चर विभाग के द्वारा उसको देती है। ठीक है ना, कि हार्टिकल्चर विभाग के द्वारा ऐसे कामों को प्रोत्साहित करने के लिए जो गवर्नमेंट है आपकी लागत का 50% अनुदान देती है। उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है। सब्जी एवं फल उत्पादन, आलू उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में प्रथम स्थान है। मैं आपको पहले से ही बोल रहा हूँ कि प्रथम और द्वितीय स्थान जिस भी
क्षेत्र में हो, आप लोग उसको वहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा कि सरसों में कौन सा है, धान में कौन सा है, गेहूं में कौन सा है, गन्ने में कौन सा है और आलू में कौन सा है। इसको हमने यहाँ पर पढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश के करीब सभी जिलों में आलू का उत्पादन होता है, लेकिन इसका जो मुख्य उत्पादन क्षेत्र है वह कन्नौज, हाथरस, आगरा, मेरठ इत्यादि जो यहाँ पर जिलों के नाम लिखे गए हैं, वहाँ पर आलू की फसल अधिक मात्रा में होती है। आलू एवं अन्य साग सब्जियों के अनुसंधान के लिए प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। यह इंपॉर्टेंट लाइन है कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में यह स्थापित है। राज्य के 3 कृषि निर्यातक क्षेत्रों में लखनऊ, सहारनपुर तथा आगरा शामिल है, जिसमें आगरा कृषि निर्यातक क्षेत्र केवल आलू के लिए स्थापित है। ठीक है ना, कि आगरा को आलू के लिए एक विशेष तौर तरीके से पेश किया जाता है और आलू को ताज़ा ब्रांड के नाम से वहाँ पर बेचा जाता है। ठीक है ना। अब दोस्तों बात करते हैं हल्दी उत्पादन में उत्तर प्रदेश एक अग्रणी यानी कि आगे का राज्य है। राज्य के अधिकतर जिलों में हल्दी एवं अदरक का उत्पादन किया जाता है, परंतु बुंदेलखंड इसके लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। राज्य के फर्रुखाबाद, बदायूं, मैनपुर, इटावा यहाँ पर इत्यादि जिलों के नाम लिखे गए हैं जहाँ पर हल्दी की खेती अच्छी मात्रा में होती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अंतिम लास्ट लहसुन। लहसुन में गंधक यौगिक विद्यमान रहता है, जिस कारण उसमें से तीव्र गंध निकलती है। आपसे यदि पूछ ले कि लहसुन जो है उसमें से तीव्र गंध क्यों आता है, क्योंकि उसमें एक गंधक तत्व उपस्थित होता है। ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि हमने उत्तर प्रदेश में जो यहाँ पर फसलें होती हैं, चाहे रबी की फसल हो, जायद की हो, खरीफ की हो, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है। ठीक है ना। उत्पादन में भारत या फिर उत्तर प्रदेश में उसका कौन सा रैंक है, उन सब बातों को हमने यहाँ पर विस्तार से देख लिया। तो मेरा आपसे अभी तक रिक्वेस्ट है कि जो आपके दोस्त या फिर अभी तक आप लोग भी रंगायन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसको फॉलो कर लीजिए और सारे PDF जो भी आप इसको पढ़ रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।